ओके, सो द वीके सेंटर जो माइग्रेशन का हिस्सा है या जो लुमिनेसेंस में रोल प्ले करता है वो क्लियर हो गया। द नेक्स्ट अब जो सेंटिलेशन मैकेनिज्म में एसटीई का रोल है वो किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं। तो अब वही वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है। अब वीके सेंटर में ये सिचुएशन नहीं थी, सिर्फ ये है वीके सेंटर में। लेकिन अब कंडक्शन बैंड से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली ट्रैप करता है लुमिनस जो वीके सेंटर है। तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है जिसको एसटीई कहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि चूंकि यहाँ पर एक लेवल बन गया है, ये ध्यान में रख लें कि ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स बन गए हैं। एक है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के लिए और एक है एक्साइटेड होल के लिए, और ये न्यूट्रल डिफेक्ट कहलाता है एसटीई। तो अब ये हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, ये वाला, ये जंप कर जाए थ्रू एरो वन, और ये क्योंकि वीके सेंटर या जो यहाँ पर होल है यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक लुमिनेसेंस आ जाएगी थ्रू एसटीई। तो ये लुमिनेसेंस कहलाती है एसटीई लुमिनेसेंस। कि अगर एसटीई डीके कर जाए, इसमें लुमिनेसेंस सेंटर इन्वॉल्व नहीं है ये वाला। अब ये मोबाइल डिफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। एसटीई, अगर एसटीई खुद डीके हो, एसटीई खुद डीके हो तो वो अपनी एक लुमिनेसेंस शो करता है। इसको हम कहते हैं लुमिनेसेंस फ्रॉम द एसटीई सेंटर। So the situation is more complex when the weakest center, before being trapped by luminescence center mean LC, trapped an electron to form STE. अब ये जो वीके सेंटर है, ये बजाय पहुंचने के, जिस तरह से पहले वाले केस में हम देखा था कि उसमें STE नहीं था, लेकिन अगर ये वीके सेंटर पहुंचने से पहले लुमिनेसेंस सेंटर तक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले तो ये और कम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं एसटीई। तो वो प्रोसेस मजीद डिले कर गया है। एक प्रोसेस वीके सेंटर के बनने में एक टाइम ले लिए, दूसरा प्रोसेस एसटीई बनने में तो थोड़ा और टाइम डिले कर गया है। सो द एसटीई इज अ लुमिनेसेंस डिफेक्ट। ये भी एक लुमिनेसेंस डिफेक्ट क्योंकि इसकी अपनी लुमिनेसेंस होती है by itself with a typical decay time of several microseconds। और यहाँ पर ये जो STE है, ये जब डिके करता है तो ये टाइम लेता है इन माइक्रो सेकेंड। इसकी अपनी मर्जी है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि कब इलेक्ट्रॉन इतना नजदीक आ जाए कि वो होल में गिर जाए। तो ये प्रोसेस इन माइक्रो सेकेंड आ जाता है कि STE की जो लुमिनेसेंस है वो इन माइक्रो सेकेंड। अब जहन में एक बात आ गई है कि एसटीई भी एनर्जी इमिट करती है। अब यहाँ पर 4f5d स्टेट मौजूद है उसी तरीके से जिस तरह की ये है सीरियम का। अब अगर ये एसटीई की एनर्जी, मैंने आपको कहा था कि 4f में एक इलेक्ट्रॉन है, 4f ये वाला जो स्टेट है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एसटीई की एनर्जी डायरेक्ट मिल जाए किसको, 4f1 इलेक्ट्रॉन को, तो वो जंप कर जाएगा कहां पर, 5d की तरफ, और 5d से नॉर्मल चैनल के थ्रू 4f में वापस आएगा और एरो 3 के जरिए आपको लुमिनेसेंस मिल जाएगी। तो अब जो एसटीई है वो थर्मल एजिटेशन की वजह से माइग्रेट करता है। कहां पर माइग्रेट करता है, इट माइग्रेट्स राइट टूवर्ड्स हियर। अब ये जो STE है ये ट्रेवल करता है इस तरफ। नाउ STE इज हियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर गया कहां पर, ये जो ये वाली एनर्जी है, यहाँ से जब ये डिके करेगा तो यहाँ से फोटॉन ट्रेवल करेगा और वो फोटॉन मिल जाएगा कहां पर, इस 5d की तरफ, 4f की तरफ। 4f का इलेक्ट्रॉन ये जो एरो डॉटेड नजर आ रहा है यहाँ पर ये जंप करेगा कहां पर, ये 5d, और 5d के बाद 3 के जरिए वापस आएगा। तो ये लुमिनेसेंस जो STE की है वो एनर्जी ट्रांसफर कर गया है टुवर्ड्स द लुमिनेसेंस सेंटर। अब ये दूसरा मैकेनिज्म है, लेकिन इसमें क्या चीजें शामिल हैं, लेट्स
start that one. The STE is also mobile defects, ये हमने पढ़ लिया है. May transfer its energy, that is the arrow number 2, leading to delayed luminescence center emission. Delayed का मतलब क्या हो जाएगा कि अब पहले V के सेंटर बन गया, फिर STE बन गया, फिर STE डिके, और डिके की एनर्जी जो है वो जाकर मिल गई है लुमिनेसेंस सेंटर को, तो ये सारा प्रोसेस डिले कर जाएगा. जो आपको एरो नंबर 3 के फॉर्म में नजर आ रहा है, दिस एरो नंबर 3, तो ये जो लुमिनेसेंस सेंटर से होगा, ये आपके लिए होगा डिलेड luminescence. In some compounds, the STE emission is quenched at low temperature. And when the lifetime of STE is shorter than, एक तो ये है कि कुछ केसेस में जो STE है उसकी लुमिनेसेंस क्विंच हो जाती है. क्विंच का मतलब ये होगा कि अब हमने ये पढ़ा है कि ये STE माइग्रेट करता है बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन. टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी मोबिलिटी टूवर्ड्स द लुमिनेसेंस सेंटर ज्यादा होगी. लेकिन अगर इसको हम कूल डाउन करें, सिचुएशन इस तरह हो कि इसको सेंटिलेटर को हम कूल डाउन करें, तो इसका मतलब ये होगा कि STE की मोबिलिटी कम हो जाएगी या वो स्लो डाउन कर जाएगा. अब जब वो स्लो होगा तो वो अगर स्लो करेगा तो STE जो अपनी लुमिनेसेंस है, इसकी जो लुमिनेसेंस यहाँ पर होगी, वो जाकर पहुंच नहीं पाएगी किस तरह लुमिनेसेंस सेंटर, और वो जाकर क्विंच हो जाती है. क्विंच का मतलब एक तरह से ये ले लें कि वो जाया हो जाती है. जो एनर्जी STE की एट अ लो टेम्परेचर, क्योंकि इसको यहाँ पर पहुंचना है, जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इससे दरमियान में है, तो जितना ये नजदीक जाएगा लुमिनेसेंस सेंटर की तरफ, ये इतनी ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगी. लेकिन चूंकि अब लुमिनेसेंस सेंटर को बहुत दूर हमने रोक दिया है थ्रू लोअरिंग द टेम्परेचर, तो अब होता यह है कि STE की माइग्रेशन स्लो हो गई और लुमिनेसेंस जो STE से मिल रही है वो लुमिनेसेंस सेंटर तक नहीं पहुंच रही. तो कहाँ जा रही है? वो क्विंच हो रही है, जाया हो रही है. दिस इज बिकॉज एट अ लो टेम्परेचर. तो कुछ कंपाउंड में इसलिए यहाँ पर लिखा है कि इन सम कंपाउंड्स the STE luminescence या STE emission is quenched at low temperature. एक तो ये है, and दूसरा क्या है, and when the lifetime of the STE is shorter than the time needed to transfer energy, this can be an important scintillation loss factor. अब ये हो सकता है, दो तरीके हो गए. एक तो ये है कि आप लुमिनेसेंस सेंटर को या सॉरी सेंटिलेटर को कूल डाउन करें तो STE की मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो STE से जो एमिशन आएगी वो जाया हो जाएगी, क्विंच हो जाएगी. दूसरा ये है कि जो STE है वो डिके करता है एक खास टाइम में. अब ये टाइम और दो टाइम्स, एक टाइम ये जो डिके वाला है और दूसरा माइग्रेशन का है. मैं दोबारा दोहराता हूँ, एक टाइम है इसका, ये जब डिके करता है तो ये एक टाइम, ये कहलाता है STE का लाइफ टाइम. तो इसका, और दूसरा माइग्रेशन का. माइग्रेशन का मतलब ये होगा कि ये यहां से यहां पर ट्रेवल कर रहा है. अब सिचुएशन जरा ज़हन में ले आए कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ये STE डीके कर जाए, मतलब ये है कि इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले पहले डीके कर जाए, ये वो क्रिटिकल पॉइंट है, नजदीक तरीन पॉइंट है जिसमें आसानी से, एरो नंबर 2 को आप देखें कि वो आसानी से लुमिनेसेंस सेंटर को एनर्जी दे रहा है. लेकिन अगर वो इसी जगह पर डीके कर जाए, चाहे जो टेम्परेचर भी हो, लो हो या हाई हो, लेकिन वो एनर्जी तभी ट्रांसफर हो सकती है जब वो इस पोजीशन पे STE होगा. तो STE अगर इस पॉइंट पर डीके कर जाए, और टाइम लेना चाहिए इसको पहुंचने में, अगर जहन में ये रख लें कि अगर ये ट्रैवल करता है और उसके बाद डीके करता है तो एनर्जी एफिशिएंटली ट्रांसफर हो जाती है. लेकिन अगर ट्रांसफर होने से पहले ये डीके कर जाए तो वो एनर्जी लॉस हो जाती है. तो दो पॉसिबिलिटी है इस एनर्जी के लॉस में. एक तो ये है कि एट लो टेम्परेचर, वो लो टेम्परेचर किस तरह हो गए वो. दूसरा ये है कि व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ द STE का, मसलन अगर इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखें कि अगर ये जो STE है वो डीके करता है लेट्स सपोज 2 माइक्रोसेकंड में, 2 माइक्रोसेकंड में, और
STE यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लेट सपोज 1 माइक्रोसेकंड लेता है, तो 1 माइक्रोसेकंड तो ये ले लेगा और 1 माइक्रोसेकंड के बाद ये डिके कर जाएगा, तो बहुत आसानी से एनर्जी जो है वो लुमिनेसेंट सेंटर को मिल जाएगी, रेडिएटिव एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन अगर ये है कि अगर इसको चाहिए लेट सपोज 1 माइक्रोसेकंड, सॉरी इसको चाहिए 2 माइक्रोसेकंड इधर तक पहुंचने में, और 1 माइक्रोसेकंड में ये खुद ही डिके हो जाए। एसटीई की लाइफ टाइम अगर 1 माइक्रोसेकंड है और इसको पहुंचते हुए इससे यहाँ से इस पॉइंट तक 2 माइक्रोसेकंड दरकार है, तो ये पहले डिके हो जाएगा और यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा, तो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए इसको यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द लाइफ टाइम ऑफ एसटीई इज शॉर्टर देन द टाइम नीडेड टू ट्रांसफर द एनर्जी टू दिस कैन बी अ इम्पोर्टेंट सेंटिलेशन लॉस फैक्टर। तो दो लॉस फैक्टर हैं जो कि एसटीई की एनर्जी एक तो क्वेंच हो जाती है, और दूसरा ये है कि अगर जो एसटीई का अपना डीके टाइम है वो शॉर्टर हो देन द माइग्रेशन टाइम, को वो माइग्रेट करेगा तब उधर पहुंचेगा, तो वो अपनी एनर्जी वहां तक कैरी नहीं कर पाएगा और वो पहले से ही डिके कर जाएगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स जो कि सेंटिलेशन लॉसेस कहलाता है। तो 100% एफिशिएंसी वो जो बिगिनिंग में हम कह रहे थे वो पॉसिबिलिटी नहीं है। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो पहले डिके कर जाएंगे थ्रू एसटीई और वो लुमिनेसेंस सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ये लॉसेस हैं। नाउ डिपेंडिंग the third one, depending on the spectral overlap between STE emission and luminescence center absorption, radiative transfer is also possible. अब ये तीसरा फैक्टर जो है जो कि इस एसटीई की एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसको देख लें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और जो होल है वो एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी एनर्जी डेफिनेटली 5d4f से ज्यादा है, यू सी इट। तो अब यहाँ पर स्पेक्ट्रल ओवरलैप ये एक दूसरे के साथ आसानी से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और होल के दरमियान जो सेपरेशन है एसटीई का और ग्राउंड स्टेट 4f और 5d के दरमियान अगर वो बराबर है या उसकी एनर्जी जो 5d4f है वो थोड़ी सी कम हो, तो ये एसटीई अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन कब ट्रांसफर नहीं करेगा, सिचुएशन कब इस तरह आएगी कि फॉर एग्जांपल अब एसटीई में इलेक्ट्रॉन यहां पर है और होल यहां पर है लेट्स सपोज। अब डेफिनेटली ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा एसटीई के थ्रू, तो होगा क्या कि ये 5d का जो लेवल है और 4f का जो लेवल है वो एनर्जी में ज्यादा है और जो एसटीई एनर्जी है वो कम है, तो ये स्पेक्ट्रल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि एसटीई की जो एनर्जी डीके से मिल रही है वो जो 4f1 का इलेक्ट्रॉन है उसको एक्साइट नहीं कर सकता, वो एनर्जी कम है बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रल ओवरलैप। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर द इम्पोर्टेंट जो है कि डिपेंडिंग on the spectral overlap between the STE emission, STE emit करेगा तो खास एनर्जी से, एंड लुमिनेसेंस सेंटर एब्जॉर्प्शन, और वही एनर्जी लुमिनेसेंस सेंटर एब्जॉर्ब करेगा। अगर इनके एनर्जी लेवल में ओवरलैपिंग मौजूद है, ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के बराबर है या एसटी की थोड़ी सी ज्यादा है, सो रेडिएटिव ट्रांसफर मीन एनर्जी रेडिएटिव ट्रांसफर इज पॉसिबल। नहीं है सो नो not that process is possible। तो अब ये है कि सारा मामला जो है वो आ जाता है एसटीई पर कि एसटीई की पोजीशन कहाँ पर है, नंबर वन वो उसका डीके टाइम किस तरह है, और वो जो स्पेक्ट्रल ओवरलैप है वो जाकर लुमिनेसेंस सेंटर के साथ मैच करता है कि नहीं। अगर ये लकीली ये फॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हमारे फेवर में है कि एसटीई ये सारे कंडीशन फुलफिल करता है, तो एफिशिएंटली STE अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू द लुमिनेसेंस सेंटर। इन अदर केसेस नो, इट्स नॉट पॉसिबल, जिसको हम कहते हैं द लॉसेस। नाउ इसके बाद ये एक स्पेक्ट्रल
ऑफ सीरियम है, फॉर एग्जांपल ये एक सेंटिलेटर है, इसका नाम है, दिस इज सीजियम, सोडियम, गादुलियम, लेकिन आखिर में आपको मिलेगा Br. Br मीन दिस इज अ हेलाइट, और ये सीजियम है, ये अल्कली है, तो ये कहलाता है अल्कली हेलाइट सेंटिलेटर। और यहाँ पर डॉटेड लाइन के बाद आपको कॉलन के बाद आपको नजर आ रहा है सीरियम, सीरियम डॉप्ड है। यहाँ पर पहले में शो रहा है 10% डॉप्ड है, बाई मोल परसेंट 5% एंड 1%। अब वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, और सीरियम का आपको नजर आ रहा है 5d4f। 4f वो जो डी डायग्राम में आपको बताया था, 7/2 और 5/2, ये स्प्लिट कहलाता है। अब सिचुएशन वही है कि होल आकर पहुंच जाता है, होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से गिरता है 5d, और 5d से फिर दो स्टेट्स में 7/2 में आ सकता है। तो अगर 7/2 में आता है तो आपके पास एक एमिशन आ जाती है। नाउ दिस इज 5/2। अब अगर सॉरी 7/2, अगर ये 5/2 है तो ये हायर एनर्जी है, 5d से 5/2 दूर है, एनर्जी ज्यादा है, तो इसका वेवलेंथ कम होगा, तो ये शॉर्टर वेवलेंथ पे आ गया, ये पीक। और ये जो आपके पास 7/2 है, 5d से अगर ये इधर गिरता है 7/2 की तरफ, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ, एनर्जी इसकी कम है, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ। अब ये आपके पास अगर सीरियम में आप देखें 10% में देखें और 5% में, सो क्लीन आपको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है कि जो 1% है, उसमें जो इंटेंसिटी है वो 7/2 की हायर है, 5/2 की कम है। दोबारा मैं दोहराता हूँ कि इंटेंसिटी 5/2 की हायर है, 7/2 की कम है। अब 7/2 लोअर एनर्जी है, 7/2 आपको एनर्जी लेवल से नजर आ रहा है, दिस इज अ लोअर, एंड जो 5/2 है वो हायर है। तो हायर से लोअर में एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, हायर से लोअर में। तो अब होता यह है कि अब ये एक सीरियम है, इसके साथ बहुत सारे सीरियम 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 मौजूद हैं। अब 5d से 4f की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहां से एक फोटॉन इमिट होगा। द फोटॉन विल इमिट इन द फॉर्म ऑफ दिस, यहां से फोटॉन इमिट होगा। नाउ दिस इज अ फोटॉन। अब ये फोटॉन आगे जाकर इसी किस्म का जो लुमिनस सेंटर 5d4f है, ये जाकर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएगा 4f 7/2 से वापस, और यहाँ से जंप करेगा दोबारा। तो ये आपके पास जो इंटेंसिटी है, क्योंकि ये जो 5/2 है, ये अपनी लुमिनेसेंस ट्रांसफर कर रहा है किसको, टूवर्ड्स द 7/2। तो 7/2 का हायर है और यहाँ पर ये कम है। नेक्स्ट ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर, देन इसका मतलब है कि रिकम जो, खैर इसको अगर आप नहीं समझते दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं देन लीव इट। अब यहाँ पर ये है, ये जो आपको पहला नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज अ STE। ये वो लुमिनेसेंस है जो कि इस STE की, और वो हायर वेवलेंथ पे है। हायर वेवलेंथ का मतलब है STE की लुमिनेसेंस एनर्जी वाइज कम है। नाउ जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं तो ये जो STE की लुमिनेसेंस है वो 5/7 में, सॉरी 5% में कम हो गई है, और 10% में तकरीबन खत्म हो गई है। ये क्यों होती है, वी विल डिस्कस इट। एनर्जी ट्रांसफर, अब जब सीरियम कंसंट्रेशन या लुमिनेसेंस सेंटर की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो STE अपनी एनर्जी बढ़ा देते हैं ट्रांसफर किसकी तरफ, लुमिनेसेंस सेंटर की तरफ। और यहाँ पर एक और आपको नजर आ रहा है GD, क्योंकि इस उसमें है GD3+, तो ये GD का आपको नजर आ रहा है जो कि इस होस्ट में मौजूद है। आगे जाकर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो GD नजर नहीं आ रही। अब GD अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है किसकी तरफ, लुमिनेसेंस सेंटर की तरफ। ये भी प्रोसेस है, लेकिन वो उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक आधा लेक्चर और है। बट दिस इज हाउ दिस spectrum, emission spectrum can be seen through this one. Okay, so the next one, conclusion. Conclusion क्या है
कि रेफरेंस टू द अबाउट डिस्कशन, ये जितनी डिस्कशन हमने किया है, इट इज क्लियर दैट देयर आर मेनी डिफरेंट रूट्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द आयनाइजेशन ट्रैक टू द ल्यूमिनेसेंस सेंटर। डिफरेंट है, डायरेक्ट हो सकती है, indirect, binary electron hole, binary VK and the electron migration के थ्रू हो सकती है, VK center और ST के थ्रू हो सकती है, and often different processes active simultaneously in a mutual competition with each other, leading to a complicated scintillation mechanism. अब अगर इस इमिशन को आप देखें तो ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हमें देखना होगा कि जी होस्ट से कितना आ रहा है, ये होस्ट है और ये आपके पास डॉपेंट है, कितनी कंट्रीब्यूशन होस्ट की है और कितनी कंट्रीब्यूशन डॉपेंट की है और कितनी कंट्रीब्यूशन एसटीई की है। तो ये सारा हमने देखना होता है, इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहलाता है। द डोमिनेंस ऑफ वन रूट ओवर द अदर डिपेंड्स ऑन, दिस इज इंपॉर्टेंट, अब कौन सा रूट दूसरे पर डोमिनेट करता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो किस तरह एनर्जी ट्रांसफर होगी। कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूमिनेसेंस सेंटर, यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को ज्यादा कर रहे हैं ल्यूमिनेसेंस सेंटर की, तो शेप चेंज हो रहा है, एसटीई खत्म हो रही है और एक्चुअल ल्यूमिनेसेंस आपके पास आ रही है। एंड टाइम कितना लेता है, एंड टाइप ऑफ कंपाउंड, किस किस्म का कंपाउंड है, वो कितना एफिशिएंट है, उसको कितने आसानी से हम बना सकते हैं, मतलब है कि वो कितना स्ट्रक्चर वाइज कॉम्प्लेक्स है। सबसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो आसान तरीन है वो है सिंपल, दैट इज द क्यूबिक वन। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होगा कि वहां पर उस सेंटिलेटर को बनाना भी मुश्किल होगा और वहां पर जो सेंटिलेशन प्रोसेस है वो भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सो जो डोमिनेंसी है जो रूट्स की, वो डिपेंड करती है यूजुअली टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन ऑफ द ल्यूमिनेसेंस सेंटर, टाइम पे एंड टाइप ऑफ कंपाउंड पे। तो ये हमारे पास है आज का लेक्चर। सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी 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 अगर कोई क्वेश्चन हो तो सही है, नहीं है तो फिर हम वो कर लेते हैं। हेलो क्लियर है सर बस। चलो बस सही है, अगर लेक्चर क्लियर है और देयर इज नो क्वेश्चन, सो होप टू मीट यू ऑन दिस फ्राइडे। और अगर फ्राइडे की क्लास 2:30 बजे हम ले लें तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा, सिर्फ इस फ्राइडे के लिए मेरा कोई काम है। सही है सर, सही है। फ्राइडे 2:30 राइट? यस सर। चलो सही है। Yes.